स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी लोगों का आरआरबी ग्रुप डी के इस PYQ श्रृंखला में, जिसमें उम्मीद की आपने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 13 तक आपने बिल्कुल क्रमवार देखा होगा। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पर चर्चा कर रहे हैं। इस जीके जीएस के इस सेशन में 15 सेटों की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आयोग के पूछे गए सवाल, जिसमें 90 मिनट का समय मिलता है और अधिकतम ये 100 अंक का होता है। 100 सवाल होते हैं, प्रत्येक सवाल 1 अंक का होता है। और इसमें जीके जीएस की श्रृंखला को चलाने का एक ही महज लक्ष्य है और उद्देश्य है कि हमारे जो भी छात्र रेलवे एग्जाम देना चाहते हैं वो जीएस सवाल को किस तरह से पढ़ते हैं और आयोग पूछता कैसे है। इनसे अगर उनका रिश्ता बन गया और वो समझ गए इस बात को, तो आने वाले समय में जब वो पेपर देने जाएंगे तो जीएस में वो कभी निराश नहीं होंगे, उनका स्कोर अच्छा आएगा। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। और इस सेशन में केवल और केवल जीएस प्रश्नों पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो सवाल नंबर 3 है। प्रश्न है कि झारखंड के गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो वो है आपका लौह अयस्क से। और जानते हैं आपके झारखंड में सिंहभूम जिले में स्थित है यह, और यहाँ पर हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क कौन सा? हेमेटाइट। ठीक है, लोहे के कितने अयस्क हैं? 4 अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पाया जाता है उसका नाम है हेमेटाइट। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अगला जीएस के सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वो हम सभी खूब पढ़ते इसको, वो है भाग 3। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल भी पढ़ाया था एक बार, और कई बार इस सेशन पे मैं बता चुका हूँ। FR मतलब फंडामेंटल राइट, जिसका जिक्र संविधान के किस भाग में है? तो ये जिक्र मिलता है भाग 3 में। दूसरी बात कि मौलिक अधिकार, FR मतलब है फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है, और इसे भारत का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? क्योंकि पहली बार लिखित रूप से अधिकारों की चर्चा की गई। दूसरा बिंदु ध्यान ये रखना है कि हमारे मौलिक अधिकार का जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, कुल अनुच्छेदों की संख्या अगर कहेगा तो कितना हो जाएगा? 24। क्यों? क्योंकि 12 को लेकर के आप जोड़ेंगे तो 24 ही आएगा, नहीं तो 35 में से 12 माइनस करोगे तो 23 आएगा। लेकिन 12 को लेकर जोड़ना तो इतना ही आएगा। अगली बात अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मौलिक अधिकार में मूल कितने थे? 7। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब जो है, संपत्ति का अधिकार जो है अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। बात खास ये बनती है कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया किस संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, और इसे मौलिक अधिकार से हटा करके अब इसे कैसा अधिकार बना दिया गया है? तो अभी भी ये कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, यानी बिना कानून के नियम का पालन किए कोई आपकी संपत्ति छीन नहीं सकता है। पहले ये भाग 3 में था, अभी संपत्ति का अधिकार किस भाग में आ चुका है? भाग 12 में आ चुका है प्यारे साथी। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली और है कि संपत्ति का अधिकार का जिक्र अब किस में है? अनुच्छेद 300 खंड ए में है इसका उल्लेख। और अभी कितने रह गए हैं? 6 अधिकार रह गए हैं। अब उसमें अगर हम बात करें तो पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 इसका जिक्र है। फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका जिक्र अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। पांचवा है अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी अधिकार, और इसका जिक्र अनुच्छेद 29 से 30 है। और छठा है आपका
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इतनी बातें अगर ध्यान रखेंगे प्यारे साथी तो मौलिक अधिकार की बेसिक बातें आप खूब अच्छे से समझ पाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न नंबर 8 है जो आपके सामने है। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किस अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है? तो ये एग्जाम्पल माना जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा ही यह स्थिति होती है। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, मोनाजाइट अयस्क भारत में किस राज्य की रेत में पाया जाता है? सबसे आसान सवाल है, आप सभी जानते हैं केरल में, क्योंकि मोनाजाइट अयस्क जो है केरल के पलक्कड़ और कोल्लम जिले में है ना। दो जिले हैं जिनको ध्यान में रखना, पलक्कड़ और कोल्लम, इन दो जिलों में ये खास तौर पे पाया जाता है और ये जिलों में ये इसकी रेत जो है विश्व की सबसे उत्तम मोनाजाइट पाई जाती है केरल में। और इस मोनाजाइट जो है, ये मोनाजाइट ये अयस्क है किसका? तो ये भी सवाल बनता है, ये थोरियम का अयस्क है। ठीक है, और सबसे उच्च कोटि का थोरियम भारत के इस केरल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 है कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल के लिए व्यक्ति की आयु कितना वर्ग होना चाहिए? कितने आयु वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए? तो 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। और यह असंगठित क्षेत्र में कामगार से संबंधित पेंशन योजना है ना। इसकी अटल पेंशन की शुरुआत ही 2015 से हुई है और जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे लोग हैं, मजदूर हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है, कामगारों को, और उन्हीं को इसके तहत पेंशन योजना में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। ये सवाल है कि मानव नर में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि दी गई अभिक्रिया में कार्य करता है अपचायक के रूप में, यह कार्य करता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड एक काम करने का एजेंट के रूप में काम करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगला प्रश्न है जीएस के अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 26। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 25 फिर 26 पर बात करते हैं। उससे पहले भी सवाल है जीएस का हम लोगों का, प्रश्न नंबर 24। सागा दावा उत्सव इनमें से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी सवाल खूब चर्चित रहा है कि सागा दावा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और कहते हैं इस समय भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु की याद में है ना। ये खास तौर पे किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। और भगवान बुद्ध की हर एक स्मृतियों के संदर्भ में ये धर्म या उत्सव यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है और गंगटोक क्षेत्र में खूब बेहतर जुलूस इसके लिए निकाले जाते हैं। लोग इस कार्यक्रम में खूब उत्सव आयोजित करते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि संसाधनों की संधारणीयता के लिए कौन से प्रयास उपयोगी होंगे? तो पहला है कि आवश्यकता न होने पर लाइट और पंखों को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तीसरा है कि जल संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर भविष्य में आप किसी चीज को, संसाधनों को बेहतर रखना चाहते हैं तो जरूरी है। चौथा है कि वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। पांचवा है कि स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करें, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस सवाल के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़े हों तभी आंसर कर पाएंगे।
कुछ सवाल को देखो, बड़े सवाल को देख के घबराओ नहीं, सवाल तो पूरा पढ़ो, सवाल बहुत आसान है। तो क्या करते हैं विद्यार्थी, बड़ा सवाल देखकर छोड़ देते हैं। नहीं, सवाल आसान है, पूरा पढ़िए। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है कि लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं। ये दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों में वृद्धि से। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 32 कि 21 से 25 मार्च 2022 के बीच आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 33, ये भी करंट अफेयर का ही सवाल है कि जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? लखनऊ में शुरू की गई थी ये, है ना। और ये खूब चर्चित भी रही उस दौर में जब ये शुरू की गई थी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है और इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प हो जाएगा कि उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 36। इस सेशन में टाइम कम और सवाल पे ज़्यादा कवर करने का प्रयास है ताकि आप प्रीवियस ईयर के जीएस के हर सवाल से मुखातिब हो सके। कथन एक है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा कथन कह रहा है आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। तो इसमें कथन एक तो सत्य है, किंतु कथन दो जो है वो असत्य है। कथन जो दो हैं वो बिल्कुल असत्य है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जीएस का। अगला सवाल ये प्रश्न नंबर 39 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के तरीकों को दर्शाता है? तो वह है आपका वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण ही दर्शाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 51। अगला जीएस के सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, ये भी कथन का सवाल है। कथन नंबर 1 है कि वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया गया है। कथन 2 कह रहा है या गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ही कथन सत्य हैं और बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या भी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये रहा प्रश्न नंबर 54। ईसाई धर्म में उस पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है जिसके 2 भाग हैं? पुराना नियम जो अनिवार्यतः यीशु के समय काल का हिब्रू ग्रंथ है। नया नियम जिसमें यीशु मसीह के प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है, तो वो है आपका बाइबिल, है ना। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है बाइबिल, जिसमें सारे नियम आख्यान व्याख्यान किए गए हैं यीशु से संबंधित। भारत का पहला वन वेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ये पहल शुरू की गई थी और ये भारत की एक बेहतर पहल मानी जाती है और एक नया अभियान, नया क्रांतिकारी शुरुआत भी इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 58। इनमें से कौन सा त्रिक डाबेराइन त्रिक नहीं है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कथन ए, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल नहीं है ना। और इनका एक नियम है त्रिक नियम, जिसमें शामिल नहीं है NPSB के, ये जो है शामिल नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जनवरी 2022 में कौन सा गांव मिजोरम का खुले शौच मुक्त प्लस गांव बना था? तो वो था दक्षिणी मोबू आंग गांव। इससे बिल्कुल मुफ्त गांव बना था, है ना।
अगले सवाल पे आते हैं कि जनवरी 2022 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए ग्रीन नियमों को निर्धारित किया है? ये निर्धारित किया गया है मेघालय के लिए। मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स और पूर्वी खासी हिल्स में इन क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। डीपीएसपी का सवाल है, प्रश्न बड़ा है पर उत्तर बहुत सहज है कि भारत के नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य नीति निर्देशक तत्व को निहित करता है और यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाए, ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वशासन इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम। अनुच्छेद 40 जिसमें पंचायत के गठन का जिक्र किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी क्या है? तो डीपीएसपी जानते हैं आप, ये भाग 4 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस भाग में है, 4 में है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी क्या है? तो राज्य को दिया गया कर्तव्य है और ये न्यायालय में लागू नहीं है ना। अनुच्छेद 37 स्वयं कहता है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 66। ZNO + ZnCO अभिक्रिया में क्या होता है? ये अभिक्रिया किस तरह से पूर्ण करता है? तो इसमें अभिक्रिया ZNO अपचयित होकर Zn का निर्माण करते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला सवाल देखते हैं प्रश्न नंबर 70। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे NV रमण, है ना। भारत के ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और अभी 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाले हैं। ठीक, अभी 51वें संजीव खन्ना थे, अब नए बनेंगे 52वें मुख्य न्यायाधीश। अगले सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 72 कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास से ले जाते हैं तो कुंडली एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। जब कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो कहते हैं कि कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल है और बहुत आसान है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? हम सभी पढ़ते हैं 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था और ये किस आंदोलन के समय था? असहयोग आंदोलन। कहते हैं असहयोग आंदोलन में ब्रेक लगाने का काम किसने किया था? चौरी चौरा कांड ने ही किया था। ठीक है, जहां पर कहते हैं इतिहास की किताबों में कुछ और लिखा गया है कि भीड़ ने ताबड़तोड़ पुलिस को समाप्त कर दिया, लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसी कंडीशन ही उत्पन्न की कि जनता को मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा था। तो ये जानबूझकर किया गया कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं था, लेकिन इतिहास में कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि लगता है कि वहां पर एकत्रित भीड़ का ही गलती समझाया, उसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कृपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प है कि ये अंगुली नुमा की संरचना होती है, जो बिल्कुल इसका क्या है? गलत आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कौन सा है? हाँ, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो प्यारे साथी, ये होता है आपके रंध्र भाग में। रंध्र जो छोटे छोटे पत्तियों पे स्पॉट होते हैं, रंध्र कहा जाता है, उस भाग में ये स्थिति होती है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? हर एक सेट में एक सवाल जरूर ये मात्रक से केवल पूछा गया है और ये सबसे आसान होता है ना। तो V है ना। विभवांतर का इकाई क्या है? वोल्टेज। दो बिंदुओं के विभव में जो अंतर होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने ही इकोनॉमिक्स का कि 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो उस दौरान उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ था, एक बार 2014 और दूसरी बार राष्ट्रीयकरण बैंकों का 1980 में किया गया। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो प्रथम बार 1969 में और दूसरी बार 1980 में। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह धन जो किसी व्यक्ति की आय से स्थानीय, राज्य
और संघीय करों के भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथी? इसे प्रयोज्य आय के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक विचलन अधिकतम होता है? तो वो है आपका बैंगनी। सबसे अधिक विचलन इसका होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का विचलन होता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल गवर्नमेंट मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उस समय इसका उद्देश्य यही था कि नागरिकों द्वारा मांग करने से पहले उनकी आवश्यकताओं का अग्र सक्रिय रूप से पूर्वानुमान करके सेवाएं प्रदान करना, ये इनका लक्ष्य था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है 2022 में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम क्या है? तो ये था आपका उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह, जिसकी पहल शुरू की गई थी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? इस सेशन का ये आखिरी सवाल था जीएस का। उम्मीद की इसके पहले कि आपने पूरे सेट देखे होंगे, और हम लोगों ने 14 सेट है ना, क्योंकि टोटल 15 है इस सेट में, और 15 में से 14 हम लोगों ने बिल्कुल पूर्ण कर लिया। अगर इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो मैं नहीं कहता कि इसमें बहुत व्याख्या मैंने नहीं रखा है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइमली इसको नहीं बढ़ाना है। इसमें आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और अपनी तैयारियों का आकलन कीजिए कि आप अभी तक जो पढ़ रहे हैं आपकी पढ़ाई में और आयोग के सवाल पूछने में कहाँ डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आप क्या बिल्कुल भरपाई कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो आपकी तैयारी बेहतर है, नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, पर कीजिए। तो अगले सेट में मिलते हैं। इसके 15वें सेट और आखिरी ये सीरीज आकर यहीं पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट श्रृंखला शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर के बाद हम लोग प्रैक्टिस श्रृंखला शुरू करेंगे हर एक टॉपिक का, और पूरा टारगेट होगा कि आरआरबी ग्रुप डी कि ये परीक्षा में जीके जीएस से जो भी सवाल बनेंगे वो मैं पूरा प्रयास करूंगा इस चैनल पे किए गए हर एक प्रैक्टिस सेट से ही सवाल आएंगे, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।